कैसे हैं आप। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 11th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, खूब ढंग से देखेंगे। तो ये है यूनिट 1। इस यूनिट का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री का, ऐसे इसमें जितनी भी बातें हम लोग पढ़ेंगे सब बेसिक बात है और पूरे केमिस्ट्री में यूज होने वाला, इस्तेमाल होने वाली बात है। पर आज सबसे पहले थोड़ा हम जानते हैं साइंस किसे कहते हैं। केमिस्ट्री साइंस का एक यूनिट है। थोड़ा साइंस क्या है उसके बारे में समझें। कह रहा है कि साइंस किसे कहते हैं, तो बोलता है साइंस के बारे में कि साइंस इज द सिंक ऑफ, समंदर है किसका, रियलाइजेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस समंदर है किसका, तो रियलाइजेशन सोचने का और एक्सपेरिमेंटेशन प्रयोग करने का। इंसान और बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें डिफरेंस ये है, इंसान जो काम करता है वो काम के पीछे एक सोच होती है। वह ऐसा कोई काम नहीं करेगा, डायलेमा में कोई काम नहीं करेगा। इंसान सबसे डेवलप ऑर्गेनिज्म है, इसका हर काम के पीछे एक सोच होता है। तो कह रहा है कि ये रियलाइज करेगा, सोचेगा और उसके अनुसार वह काम करेगा, यानी एक्सपेरिमेंट करेगा। तो इसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। इसी को हम लोग साइंस कहते हैं। थोड़ा और हम समझें। समझिए कि एक आदमी है, बस से जा रहा है और देखा बस रोड के किनारे पे कि पौधे हरे भरे हैं। तो सोचा कि पौधे इसलिए हरे भरे हैं कि पौधों में ज़मीन के नीचे से ऊपर की तरफ वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन हुआ होगा, इसलिए हरे भरे हैं। वह आदमी इसको रियलाइज कर रहा है, सोच रहा है। घर पे गया तो किया क्या, पानी लिया, उसमें खनिज पदार्थ डाल दिया और एक पौधे को उखाड़ के ला करके उसमें डाल दिया। वो देखा कि आधा घंटा के बाद पौधा हरा भरा है, 2 घंटा के बाद देखा हरा भरा है, कल होके देखा हरा भरा है, 2-4-10 दिन के बाद देखा हरा भरा है। तो उस आदमी के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आएगा। वो क्या कॉन्सेप्ट आएगा कि भाई जो बस पर बैठ करके हमने जो सोचा था कि पौधे इसलिए हरे भरे होते हैं कि उनमें ज़मीन के नीचे से ऊपर की तरफ वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन होता है, वो मेरा एक्सपेरिमेंट से सही निकल गया। उसी को साइंस कहा जाएगा। अब केमिस्ट्री हमारा क्या है, साइंस है। केमिस्ट्री साइंस है। अगर थोड़ा सा और हम इन जनरल गप करें तो ये साइंस का कुछ स्टडी हो सकता है। थोड़ा सा कह रहा है साइंस का 3 स्टडी हो सकता है। एक हो सकता है एक्सटर्नल स्टडी, उसका एक्सटर्नल स्टडी हो सकता है। दूसरा उसका होगा इंटरनल स्टडी और तीसरा होगा कैलकुलेटरी स्टडी। क्लियर। तो एक्सटर्नल स्टडी जो होता है वह क्या होता है, वह फिजिक्स होता है। इंटरनल स्टडी जो होता है वह केमिस्ट्री होता है। और कैलकुलेटरी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, मैथ्स कहते हैं। हम लोग केमिस्ट्री हम लोग को चाहिए। उतारिए। अब ये देखिए, केमिस्ट्री जो होता है यानी इंटरनल स्टडी जो होता है, इसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डिवाइडेशन है। डिवाइडेशन ये है कि इंटरनल स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स
लिविंग थिंग्स का इंटरनल स्टडी होगा तो उसको हम लोग कहेंगे बायोलॉजी। इंटरनल स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स जो होगा इसी को लोग केमिस्ट्री कहते हैं। अब बायोलॉजी भी दो होता है, वन जूलॉजी जिससे हम इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरा बोटनी। तो जूलॉजी क्या हुआ? इंटरनल स्टडी ऑफ लोकोमोटरी लाइव बॉडी, माने लोकोमोशन जिसमें होता हो, लोकोमोटरी थिंग्स या ऑर्गेनिज्म। अब बोटनी क्या हुआ? इंटरनल स्टडी ऑफ, चलिए लिख देते हैं, इंटरनल स्टडी ऑफ नॉन लोकोमोटरी थिंग्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको बोटनी कहते हैं। ठीक है, ये तो एक इन जनरल एक समझाने के लिए आपको हुआ। लेकिन हम थोड़ा केमिस्ट्री को और डिफाइन करें कि भाई केमिस्ट्री का थोड़ा सा अच्छा डिफिनीशन क्या हो सकता है। तो कह रहा है केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री जो होता है इज ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस का एक ब्रांच है, विच डील्स विथ, जो बताता है, क्या बताता है? कंपोजिशन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा आइसोलेशन, अगला ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ different types of matters present in universe। क्लियर? तो ये क्या है? केमिस्ट्री का डिफिनीशन है। हमने लिखा केमिस्ट्री के डिफिनीशन के बारे में कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का एक ब्रांच है, विच डील्स विथ, जो बताता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट। कंपोजिशन, कोई बॉडी है उसका बनावट क्या है। दूसरा प्रिपरेशन, प्रिपरेशन बता हुआ कि हाउ टू प्रिपेयर इट, कोई मटेरियल है तो उसको वो कैसे बनेगा, केमिस्ट्री उसको बताएगा। तीसरा आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब अलग करना, तोड़ना, उसको कैसे तोड़ा जाएगा। अगला ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, उसको एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदला जाएगा। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स प्रेजेंट इन यूनिवर्स, और इस ब्रह्मांड में जो तरह तरह के मैटर्स पाए जाते हैं उनके प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगा। ठीक है, अब इस डिफिनीशन को तो हम लोग ठीक है कर लिया, थोड़ा और इसको हम समझते हैं। इस डिफिनीशन को थोड़ा सा और हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा कि केमिस्ट्री में कंपोजिशन को आप कैसे समझें। जैसे मान लीजिए हम कंपोजिशन को समझ रहे हैं, कंपोजिशन का मतलब है बनावट। तो अगर कंपोजिशन को समझना है तो H2O का कंपोजिशन का क्या क्या बताएंगे, क्या इसका कंपोजिशन है। तो आप बोलेंगे इसका कंपोजिशन है कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, ये इसका कंपोजिशन है। मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ रहा है कि बाबू ये बताओ Al2SO4 का होल थ्राई, इसका कंपोजिशन बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि 2 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम है और 3 एटम्स ऑफ सल्फर है और 12 एटम्स ऑफ क्या है, ऑक्सीजन है। ये इनका कंपोजिशन हो गया। क्लियर? तो कंपोजिशन आप समझ गए कि कैसे हम लोग बताएंगे किसी भी मॉलिक्यूल का कंपोजिशन। अच्छा, दूसरा हमारा क्या है, प्रिपरेशन।
प्रिपरेशन, कोई बॉडी है वह कैसे बनेगा, ठीक है ना। थोड़ी लाइट चली गई है। कह रहा है कि कोई बॉडी है वो कैसे तैयार होगा, कैसे बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए वाटर है तो इसको कैसे हम बनाएंगे, तो कह रहा है कि H2 को आधा O2 से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, H2O बन जाएगा। हमारे केमिस्ट्री में जहां हेड होता है ना वो बताता है कि वह बन रहा है, वह एपियर हो रहा है, और जिधर टेल होता है ना वो बताता है कि वह डिसएपियर हो रहा है, वह विलुप्त हो रहा है। जिधर हेड रहेगा वो बन रहा है, जिधर टेल रहेगा वो खत्म हो रहा है। तो आप कंटेनर में कि आधा मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2 और आधा मोल ऑफ O2 देंगे तो 1 मोल ऑफ H2O बन जाएगा, ठीक है। इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दो जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी आप कर सकते हैं 2H2 प्लस O2 बराबर क्या कर सकते हैं, 2H2O। अब इसको बोलने का बहुत सारा तरीका है। आप बोलेंगे कि भाई कि ये 2 मोल्स ऑफ H2 ने रिएक्शन किया, 1 मोल ऑफ O2 से बना क्या, 2 मोल्स ऑफ H2O बन गया। तो इस डिफिनीशन का दो बात हम लोग समझा, एक कंपोजिशन बनावट और दूसरा प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर इट, ठीक है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं उसका अगला जो टर्म हमारा है उसका नाम है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है तोड़ना, अलग करना। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, अलग करना। आइसोलेशन मतलब अलग करना। जैसे मान लो कि वाटर है और इसको हमको क्या करना हो, अलग करना हो, तो इसको हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो हो गया इलेक्ट्रिक, लाइसिस का मतलब तोड़ना। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिक से तोड़ना। मान लीजिए कहीं हो फोटोलाइसिस तो लाइट से तोड़ना, केमोलाइसिस केमिकल से तोड़ना, थर्मोलाइसिस हीट से तोड़ना। ये हमारा है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक से तोड़ना। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक देंगे तो ये क्या होगा, H2 और आधा O2 में चला जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये चला जाएगा H2 में और हाफ मोल O2 में चला जाएगा। इक्वेशन बोलने का तरीका आप जानते हैं कि भाई यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, तो हम बोलेंगे कि 1 मोल H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो क्या बना, 1 मोल ऑफ H2 बना और आधा मोल ऑफ O2 बना। उसके बाद डिफिनीशन में है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस बदलना, फॉर्म रूप, ट्रांसफॉर्मेशन रूप का बदलना, ठीक है। अब थोड़ा ये देखें, हम ट्रांसफॉर्मेशन को समझें। वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, तो वाटर का एक रूप होता है आइस, बर्फ होता है। एक रूप उसको हीट अगर हम करेंगे तो एक रूप आ जाएगा लिक्विड, फिर उसको हीट करेंगे तो एक रूप आ जाएगा उड़ने वाला वेपर। ये सॉलिड है और ये लिक्विड है और ये वेपर है। ये सॉलिड लिक्विड वेपर, ये सॉलिड है, इसको आप आइस भी बोलते हो। वाटर का सॉलिड फॉर्म आइस होता है। वाटर का लिक्विड फॉर्म जो होता है उसको तुम क्या बोलते हो, वाटर कहते हो, और वो हमारा वेपर है। क्लियर। ये तीनों वाटर है। आइस का भी फॉर्मूला तुमसे कोई पूछे H2O बोलोगे, वाटर का भी फॉर्मूला H2O, अब वेपर का भी फॉर्मूला H2O। अब ये देखो, ये ट्रांस हम कर रहे हैं, रूप बदल रहे हैं। यानी तुम इसको क्या किए हो, सॉलिड को जब तुम हीट किए हो तो आइस को, तो ये लिक्विड में चला गया है, और लिक्विड को जब तुम हीट किए हो तो ये वेपर में चला गया है। अगर हम इसको टेम्परेचर गिराएंगे यानी कूल करेंगे तो उधर से सॉलिड की तरफ आएगा,
अगर तुम वेपर को कूल करते हो तो कहाँ पे आएगा वो वेपर? लिक्विड बनेगा। लिक्विड को कूल करोगे तो कहाँ पे आएगा? वो सॉलिड बनेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रूप का बदलाव, रूप को बदलना। तो सॉलिड से, सॉलिड को तुम लिक्विड में भेज रहे हो तो इसको तुम क्या बोलते हो? इसको मेल्टिंग कहते हो, पिघलाते हो, मेल्ट कराते हो। इसको क्या कहते हो? इसको वेपोराइजेशन कहते हो, वेपर बनाते हो, वेपोराइजेशन कहते हो। और तुम लिक्विड से सॉलिड में लाते हो तो इसको क्या कहते हो? सॉलिडिफिकेशन करते हो, फ्रीजिंग करते हो, सॉलिडिफिकेशन करते हो, या इसी को फ्रीजिंग बोला जाता है। क्लियर? वेपर से तुम लिक्विड में आते हो तो इसको क्या बोलते हो? लिक्विफिकेशन कहते हो। तो ये क्या हुआ? ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने जाना कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है फेज में बदलाव, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड। ऐसे कुछ आगे कुछ और भी सब्सटेंस आप पढ़ेंगे जो होगा सॉलिड में, लेकिन हीट करेंगे तो डायरेक्ट वेपर में चला जाएगा, होगा वेपर में, उसको कूल करेंगे तो डायरेक्ट सॉलिड में चला आएगा। उसको सब्लिमेशन कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, एक सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, वो आगे आएगा। सब्लिमेशन प्रोसेस में सॉलिड को अगर तुम हीट करोगे, सॉलिड को हीट करोगे तो ये लिक्विड में नहीं जाएगा, डायरेक्ट वेपर में चला जाएगा। अब वेपर को कूल करोगे तो ये लिक्विड में नहीं आएगा, डायरेक्ट कहां पे चला आएगा? सॉलिड में चला आएगा। इसमें कुछ एग्जांपल तुम जानते होंगे, बोलो। कैम्फर, कपूर, और बोलो आयोडीन, ठीक है ना, नेफ्थेलीन, समझ रहे हो ना? तो ये हुआ तुम्हारा कौन? ट्रांसफॉर्मेशन। और प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स। मैटर्स को तो हम इसमें स्टडी करेंगे, थोड़ा सा भी हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना? उतारते रहोगे। ठीक है, चलो। अब कह रहा है कि तुमको मैटर्स, मैटर्स को हम इसमें डिफाइन करेंगे, मैटर्स। लेकिन तुम डिफिनीशन जानता होगा मैटर के बारे में कि एनीथिंग, कोई भी चीज, विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास ऑल्सो, और उसमें कुछ मास भी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मैटर। कोई भी दुनिया का चीज उसमें वो कहीं रखें तो जगह ले, और उसमें मास, उसको मैटर कहते हैं। जैसे ये पेन मैटर है। कैसे मैटर है? कि इसको कहीं पे रखेंगे तो जगह लेगा, और इसमें कुछ मास है, तो ये मैटर है। हम लोग भी मैटर हैं, हम लोग का एक अपना वॉल्यूम है, और फिर जहाँ पे हैं वो जगह लिए हुए हैं। समझो कि ये इंक है, पॉइंट हम दिए, वो भी मैटर है, इसमें भी कुछ मास है और कहीं पे है, ये जगह ले रहा है, ये मैटर हुआ। यूनिवर्स, प्रेजेंट इन, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन यूनिवर्स। तो यूनिवर्स तो तुम जानता होगा, यूनिवर्स, हर चीज का एक यूनिवर्स होता है। वो हम हो या तुम हो या ये मकान है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबकी एक दुनिया है, सबकी एक संसार है, ठीक है ना? अब देखो, ये इसका अपना एक यूनिवर्स है, ये सिस्टम हुआ, ये है तो ये सिस्टम हो गया, अगल बगल सराउंडिंग हो गया, दोनों मिल गया तो यूनिवर्स हो गया। फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में तुम पढ़ोगे, हम लोग भी पढ़ाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स हमारे 11th में भी पढ़ना है। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे कि कोई भी सिस्टम हो और उसके अगल बगल सराउंडिंग दोनों मिला देते हैं तो यूनिवर्स हो गया। कोई भी दुनिया का सिस्टम जिस पर काम कर रहे हैं, जैसे मान लो
हम ये बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, चाहे बोर्ड में खराबी आ गई है, इसको बनाना है, तो ये बोर्ड हमारा सिस्टम है, अगल बगल सराउंडिंग दोनों मिल गया यूनिवर्स। ये मकान में मान लीजिए कि इसको डेंटिंग पेंटिंग सब हो रहा है, तो मकान सिस्टम, अगल बगल सराउंडिंग दोनों मिल गया यूनिवर्स। मान लीजिए कि पटना का डीएम बोले कि भाई पटना का हर वैरायटी एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड सब सही करना है, देन पटना इस सिस्टम, अगल बगल सराउंडिंग दोनों मिल गया यूनिवर्स। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कहें कि भाई बिहार को बहुत अच्छा हमको स्टेट बनाना है, इंडिया में सबसे डेवलप्ड बनाना है, इनको समझिए टोक्यो जैसा बनाना है, देन बिहार इज सिस्टम एंड एनेक्सी एरिया ऑफ बिहार इज सराउंडिंग, दोनों मिल गया तो यूनिवर्स। वही बात है, यूनिवर्स आता है तो हमारे आपकी या किसी के दिमाग में वही आता है संसार। बिल्कुल वो भी होता है, बट कोई भी चीज़ जिस पर आप काम कर रहे हैं वह सिस्टम है, अगल बगल सराउंडिंग है, दोनों मिलता है तो यूनिवर्स होता है। तो यूनिवर्स बराबर होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला देते हैं तो उसका नाम होता है यूनिवर्स, ठीक है ना। तो अगर आपसे सिस्टम पूछे कि क्या है, तो आप बोलेंगे अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स ऑन विच, जहां पे वी कन्फाइन आवर स्टडी, जहां पे हम लोग अपना स्टडी करते हैं, इज कॉल्ड सिस्टम, उसको सिस्टम कहते हैं। एंड रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सराउंडिंग। अब दोनों मिलता है तो क्या बनता है, यूनिवर्स बन जाता है। यानी सिस्टम हो गया अब प्लस सराउंडिंग हो गया, और ये मिलके क्या बना, यूनिवर्स बना। क्लियर बाबू। अब इसमें ये पूरा डिफिनीशन हम लोग समझ गए कि भाई एक तो समझा कि साइंस क्या है, दूसरा केमिस्ट्री क्या है, उसको डिफिनीशन को हम लोगों ने किया। तो आप आज देखेंगे कि हम वाटर के बारे में बहुत सारा बात बताए कि वाटर का उसका प्रिपरेशन, वाटर का आइसोलेशन, वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन, वाटर का कंपोजिशन, कुछ और बात वाटर का हम लोग जाने, ठीक है ना। उतारिए। तो कह रहा है वाटर का कुछ फीचर्स है, प्रॉपर्टीज है, वो थोड़ा सा आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो एक तो आप जानते हैं कि भाई वाटर का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। दूसरा, वाटर में कोई स्मेल नहीं होता है, ऑडरलेस होता है। तीसरा कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस पर खौलता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री सी होता है। केल्विन फ़ारेनहाइट में बदलने का तरीका हम इसी चैप्टर में देखेंगे। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जिस पर वह पिघलता है, वह 0 डिग्री सी होता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, जिस पर वह फ्रीज होना शुरू होता है, वो भी 0 डिग्री सी होता है। बात समझ रहे ना। अभी थोड़ा सा कंसेप्ट क्या है वो समझिए। जैसे मान लीजिए ये सॉलिड है, आइस है, इसको अगर आप हीट करेंगे तो ये वाटर में जाएगा। वो क्या करेंगे, हीट करेंगे तो वाटर में जाएगा। और इस वाटर को आप क्या करते हैं, इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा, वेपर में जाएगा। तो बॉइलिंग क्या होगा, जब ये 100 डिग्री सी पर आएगा तो ये बॉइलिंग होगा वाटर का। ये इसके बारे में हम जान रहे हैं। ये तो वाटर नहीं है, ये तो आइस है। आइस का प्रॉपर्टी नहीं जानना है, वाटर जानना है। तो वाटर जब 100 पर आएगा तब वेपर बनने लगेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कि वाटर जहां पे है, जिस अवस्था में है,
जैसे फ्रीज फॉर्म में है, उसमें ज्यों ही टेम्परेचर 0 पर आएगा तो वो मेल्ट होने लगेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा आइस है, आइस है और आइस को आप टेम्परेचर हीट देते हैं, मान लीजिए -13 डिग्री सी पर है। ज्यों ही आप ये -13 से -12, -11, -3, -1 ज्यों ही 0 डिग्री सी पर आएगा तो ये पिघलने लगेगा, मेल्ट करने लगेगा। अगर मान लीजिए कि हमारा वेपर में है, वेपर में है तो मान लीजिए कि टेम्परेचर है 150 डिग्री सी टेम्परेचर है, हम उसको घटाने लगे 150 से 100 डिग्री सी पर लाए, फिर और घटा करके हम मान लीजिए 80 डिग्री सी और घटा के, मान लीजिए ज्यों ही हम 0 डिग्री सी पर लाएंगे तो क्या होगा, वो हमारा फ्रीज होना शुरू कर जाएगा, बर्फ बनना शुरू कर जाएगा। बात को समझ रहे ना? तो आपको ये बात दिमाग में रखना है कि वाटर का जो बॉइलिंग होता है वह कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सी, ये दोनों 0 डिग्री सी होता है। अच्छा, अब देखिए आगे हम वाटर के बारे में जाने कि वाटर का डेंसिटी पूछता है, डेंसिटी ऑफ वाटर वह क्या होगा, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, या ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, या आप बोल सकते हैं 1 kg पर लीटर। डेंसिटी का जो यूनिट होता है, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम होता है। तो अगर ऊपर आपने लिया ग्राम तो नीचे लेना होगा मिलीलीटर, और ऊपर आपने लिया केजी तो नीचे लेना होगा लीटर। तो वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी 1 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम में 1 ग्राम ऑफ वाटर होता है, या 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम में 1 केजी ऑफ वाटर होता है। यानी मान लीजिए कि आप 1 लीटर, कोई कंटेनर है उसमें आप 1 लीटर का कंटेनर है, उसमें वाटर डालेंगे तो 1 केजी ऑफ वाटर रहेगा, ये वाटर का अपना डेंसिटी होता है। तो वाटर का डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो गया, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ये याद रखेंगे, वो अगर नहीं है तो ये दिमाग में रहे। दूसरा पूछता है कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कितने टेम्परेचर पे होता है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर वह कितने टेम्परेचर पे होता है, तो वह होता है 4 डिग्री सी पे। 4 डिग्री सी पे वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी आता है। होता क्या है, हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग में कि जब 0 डिग्री सी, आप तो लगेगा कहिएगा कि सर 0 डिग्री सी पे होना चाहिए, तो 0 डिग्री सी पे एक्चुअल में वाटर बर्फ के रूप में होता है। तो जब बर्फ के रूप में होता है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बहुत सारा वैकेंसीज आ जाता है, और ज्यों ही जब टेम्परेचर अप्लाई करते हैं 4 डिग्री सी पर आते हैं तो जितना वाटर के अंदर जो सॉलिड है, आइस है, उसका वैकेंसी जो खत्म हो जाता है और सब मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर आ जाते हैं। जैसे 0 डिग्री सी आप बोलिएगा तो 0 डिग्री सी पे वो बर्फ बना रहेगा, बर्फ बना रहेगा, बर्फ का आप देखे होंगे ऐसा ऐसा उसमें निकलता है, यानी उसमें क्या है, वैकेंट स्पेसेज होता है। और जब टेम्परेचर आप लाइएगा 4 डिग्री सी पर तो ये सब खत्म हो जाएगा, वाटर बन जाएगा, सब पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये बात हुआ। अब ये पूछता है आपसे कि आप ये बताइए कि वाटर जो एक बार एफएमसी या एम्स क्वेश्चन किया था मेडिकल वालों के लिए कि वाटर जो हम जमीन के अंदर से निकालते हैं वह कितने टेम्परेचर पे आता है। द वाटर पम्प्ड फ्रॉम अर्थ थ्रू एनी डिवाइस इज एट ए टेम्परेचर ऑफ क्या, लिख देते हैं, द वाटर पम्प्ड फ्रॉम अर्थ, किसी डिवाइस आप निकाल रहे हैं, थ्रू एनी डिवाइस, किसी डिवाइस से निकाल रहे हैं, वो कितना टेम्परेचर पे होता है, इज एट ए टेम्परेचर ऑफ डॉट डॉट कितना। तो याद रही कि वह 13 डिग्री सी से
15 डिग्री सी पर होता है। एक वैल्यू अगर दिमाग में हो तो 14 डिग्री सी पर होता है। जमीन के अंदर से जो वाटर निकलता है वो वाटर इतना ही टेम्परेचर पे आता है, ये रेंज है टेम्परेचर का। अब हम लोग को वाटर जो है कभी गर्म कभी ठंडा फील होता है, वह बाहर के टेम्परेचर से, वह इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की वजह से ऐसा होता है। जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी है, गर्मी में टेम्परेचर चला गया 40 डिग्री सी मान लीजिए। हम लोग रह रहे हैं, अब पानी आ रहा है ज़मीन से 13 डिग्री सी पर, तो जाहिर सी बात है ठंडा लगेगा। अब मान लीजिए कि आप ठंडे के दिनों में हैं 0 डिग्री सी पे, पानी आ रहा है 13 डिग्री सी पे, तो गर्म लगेगा। तो पानी का गर्म लगना ठंडा लगना वह जमीन के अंदर से जो पानी आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो तो एक ही टेम्परेचर पे आता है। वह डिपेंड करता है हम लोग जिस सराउंडिंग में रहते हैं उस सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है। तो ये कुछ वाटर के बारे में आपको बताया कि भाई वाटर का कोई कलर नहीं होता है, वाटर का कोई स्मेल नहीं होता है, वाटर का बॉयलिंग वो होता है, वाटर का मेल्टिंग ये होता है, वाटर का फ्रीजिंग ये होता है, डेंसिटी वो होता है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर वो होता है। द वाटर पम्प्ड फ्रॉम अर्थ थ्रू एनी डिवाइस इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 13 डिग्री सी से 15 डिग्री सी। एक वैल्यू याद रखना है तो 14 डिग्री सी। तो अभी हम थोड़ा बात किए कि भाई साइंस के बारे में और केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक दिया, क्योंकि ये चैप्टर ही हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें जो भी बात पढ़ेंगे बेसिक बात पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो भी बेसिक बात है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। दूसरा पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला, वो भी बेसिक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंट्रांस में पूछे भी जाते हैं। और इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरे हमारे केमिस्ट्री में है, बाकी रिमेनिंग जितने चैप्टर्स इस्तेमाल होंगे सब में है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसमें कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ेंगे, फिर इसमें स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे, ये सब बातें पढ़ेंगे। उतारिए बात आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों आगे हम लोग देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री हमारा है ये 3 होता है। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या मिलेगा? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं कि द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड्स का केमिस्ट्री, एक्सेप्ट छोड़कर, किसको छोड़कर? तो कार्बोनेट्स को छोड़कर। कार्बोनेट्स किसे कहते हैं? CO3 पर 2 माइनस को कहते हैं। दूसरा बाइकार्बोनेट को छोड़कर, बाइकार्बोनेट HCO3 पर 1 माइनस को कहते हैं। एंड कार्बाइड्स, और कार्बाइड को छोड़कर C पर 4 माइनस को कहते हैं। कह रहा है कि द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनेट, कार्बोनेट को छोड़ करके कार्बन के जो कंपाउंड होंगे उनके स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। जैसे कार्बन का कंपाउंड क्या हो गया, मान लीजिए CH4 हो गया, मान लीजिए C6H6 हो गया, या आपका क्या हो गया C6H5OH हो गया, या क्या हो गया C6H12O6 हो गया। तो वो लोग जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनके स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। किनको छोड़कर? कार्बोनेट, इसको छोड़कर, फिर बाइकार्बोनेट को छोड़कर, फिर कार्बाइड को छोड़कर, उसको हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? कह रहा है कि द chemistry of
elements and their compounds other than, यानी एक्सेप्ट हुआ, अदर देन किसको छोड़कर, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड को छोड़कर उसको हम क्या कहते हैं, उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। करा है कि द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, कोई एलिमेंट हो और उसका कंपाउंड हो, अदर देन किसको, उनको छोड़कर, अदर देन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड को छोड़कर, यानी इन लोगों को छोड़कर जो कंपाउंड्स आते हैं उनके स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, हियर यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ, हियर वी स्टडी ऑफ लॉज यानी रूल्स एंड न्यूमेरल्स, और न्यूमेरल्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन बच्चों आपको ये पता रहे कि एनसीईआरटी जो है वह चैप्टर्स को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फिजिकल में नहीं बांटा है। वह किया क्या है, वह यूनिट लिख कर के बात किया है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6। अब जहाँ बात आएगी तो हम लोग लिख लेंगे कि भाई ये फिजिकल का चैप्टर है कि ऑर्गेनिक का चैप्टर है कि इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। तो ये जो हमारा है ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का बेसिक जानकारी। लेकिन ये बेसिक जानकारी ऑर्गेनिक का है कि फिजिकल का है कि इनऑर्गेनिक का है, तो ये ज़्यादातर जो हमारा हिस्सा इसका है वह है फिजिकल केमिस्ट्री का। मैंने समझिए कि 90% हिस्सा फिजिकल केमिस्ट्री का है, बाकी इनका और बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में ले सकते हैं। आइए बात आगे बढ़ाते हैं, उतारिए। अब देखो बच्चे, हम लोग ये जानने जा रहे हैं थोड़ा सा बेसिक बात कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं। केमिस्ट्री का फादर यानी पिता कहते हैं एंटवाइन लॉरेंट लेवोइजर। एंटवाइन लॉरेंट लेवोइजर ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक अलग पैटर्न, अलग स्टार। हमारे केमिस्ट्री में जो स्पेसीज दिखेंगे वो 3 तरह के स्पेसीज दिखेंगे। एक दिखेगा ऐसा स्पेसीज जो अकेला हो, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सोडियम है, पोटासियम है, ऐसा है, अकेला वाला है। अगला मिलेगा दुकेला, तीनकेला, चरकेला या मल्टीकेला हो, जैसे वह हमारा हाइड्रोजन हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, O3 हो गया, H2O हो गया, CaCO3 हो गया और आपको Al2O3 हो गया, 8AC। अगला मिलेगा अकेला हो या दुकेला हो या कोई केला हो, उसमें प्लस या माइनस हो, जैसे H पर 1 प्लस हो गया, OH पर माइनस हो गया, CO3 पर 2 माइनस हो गया और H3O पर 1 प्लस हो गया, जिंक पर 2 प्लस हो गया, 8AC। ठीक है। ये लोग जो होते हैं इनको हम कहते हैं कॉल्ड, एटम भी बोल सकते हैं या इनको एलिमेंट भी बोल सकते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको मॉलिक्यूल बोलेंगे या इन्हीं को हम कंपाउंड कहते हैं। और ये जो लोग हैं इनको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं
या इन्हीं को रेडिकल्स कहते हैं। जो अकेला वाला है वह एटम या एलिमेंट बोलिए, और जो अकेला नहीं है, दुकेला, तिनकेला, चार जो भी हो, वो सब मोलिक्यूल या कंपाउंड्स हैं, और ये लोग आयंस या रेडिकल्स हैं। अगर इनके मास के बारे में हम गप करें कि इनका मास क्या होगा, तो इनके मास को हम लोग कहते हैं एटॉमिक वेट। इनका मास होता है एटॉमिक वेट। इन लोगों का जो मास होता है उसको हम लोग कहते हैं मोलिकुलर वेट। क्या कहते हैं बोलो? इनको कहते हैं मोलिकुलर वेट। और इनके मास को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आयनिक वेट। क्लियर? करा है जो अकेला वाला है इनका मास एटॉमिक वेट होगा, और इनका मास मोलिकुलर वेट होगा, और उनका मास आयनिक वेट होगा। उतारिए। अब कह रहा है कि एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का एटॉमिक वेट हम लोग कैसे देखेंगे? तो इसके वेट को याद करना पड़ता है। कह रहा है इनका वेट याद करना पड़ता है, इसको याद करना होता है। जैसे कह रहा है कि हाइड्रोजन का वेट 1 होगा, इसका एटॉमिक नंबर वेट ए का मास नंबर 1। कह रहा है दूसरा हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4। तीसरा लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 मास नंबर 7। चौथा बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर 9। बोरॉन 5 11। कह रहा है कार्बन 6 12। नाइट्रोजन 7 14। ऑक्सीजन 8 16। फ्लोरीन 9 19। नियोन 10 20। और कह रहा है कि सोडियम 11 23। मैग्नीशियम 12 24। एल्युमिनियम 13 27। और सिलिकॉन 14 28। फास्फोरस 15 31। एक मिनट। तो करा है फास्फोरस, सल्फर का 16 32। क्लोरीन 17 35.5। क्लोरीन आर्गन 18 40। पोटासियम 19 और 39। कैल्शियम 20 और 40। और कैल्शियम के बाद जो एक स्कैंडियम है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यानी 30 तक सिर्फ एटॉमिक नंबर आप याद रखिए। इसका 21 और इसका 22 23 24 25। आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30। मास नंबर भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आपको जरूरत है वह इतना दिमाग में रखना है। नीचे जो रहता है कोई एलिमेंट हो, उसके नीचे और ऊपर में लोग रहते हैं। नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। क्लियर? तो सर का कहना है कि हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक आपको क्या करना है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों याद रखना है। और कैल्शियम के बाद स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक आपको क्या करना है? सिर्फ एटॉमिक नंबर याद रखना है। ये जो किताब होगा उससे लिख लीजिएगा कि ये जिंक है,